पिछले दिन हम लोग संधि का पढ़े थे। पिछले वीडियो में संधि में हम लोग पढ़े थे कि संधि का पूरा डिटेल कि संधि किसे कहते हैं, संधि का विच्छेद कैसे होता है, फिर संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद में से एक पहला भेद जो था स्वर संधि, वो हम लोग पढ़ चुके थे। तो व्यंजन से शुरू करता हूँ, अगर समय मिला तो विसर्ग भी पढ़ा दूंगा, और नहीं अगर टाइम हुआ तो केवल आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ते हैं, फिर विसर्ग संधि का फिर एक और वीडियो आगे अपलोड कर दूंगा। संधि का जो है समझो आज दूसरा पार्ट है, इसके पहले जो वीडियो था वो संधि का पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। अगर विसर्ग संधि नहीं हुआ तो संधि का और एक पार्ट, तीसरा पार्ट आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तो व्यंजन संधि को समझने के लिए थोड़ा सा पहले का वीडियो जो है कि संधि क्या है, संधि अगर क्लियर नहीं रहेगा कि संधि किसको कहते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है आपको समस्या हो, तो पहले का वीडियो आप देखते हुए आइएगा तो सुविधा होगी, ठीक है। और वीडियो का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पिछले वीडियो का, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आज आइए व्यंजन संधि में। तो व्यंजन संधि को पढ़ने के पहले एक बार थोड़ा सा स्वर संधि का मैं रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ। स्वर संधि में हम लोग क्या देखे थे कि जैसे देखिए महा उदधि, यहाँ पर देखिए जब महा हा जब हा कह रहे हैं, हा के बाद देखिए मुंह से आ का उच्चारण हो रहा है, महा आ, ठीक है। तो हा में क्या है, आ है, ठीक है। उसके बाद उदधि, दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर है ऊ, तो ये हुआ ऊ। अब हम लोग जानते हैं कि आ से लेकर आपका औ तक जो है हिंदी में वो क्या कहलाते हैं, स्वर अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। तो आ से लेकर औ तक जो स्वर अक्षर है, उन्हीं स्वर अक्षरों में देखिए दोनों अक्षर है आ और ऊ। इसका मतलब जो पहला शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है, अंतिम अक्षर में आपका क्या है, आ आया है, और जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उसमें ऊ आया है, मतलब दोनों स्वर आए हैं। अर्थात कि आसपास के जो दोनों वर्ण हैं वो दोनों स्वर हैं। तो जब स्वर और स्वर का मेल हो, मैंने बताया था स्वर संधि में जब दोनों तरफ स्वर हो, स्वर और स्वर का मेल हो तो उसको कहते हैं हम लोग स्वर संधि। यहाँ देखिए महा उदधि दोनों मिलकर हो जाएगा महोदधि, ठीक है। कैसे हुआ, ये महा का आ निकाल दिए अगर हम, और उदधि का ऊ निकाल दिए, तो कैसे लिखेंगे, म हा, उसके बाद बचा क्या, इधर म हा म हो गया, यहाँ दधि है तो दधि करते हैं, ठीक है। अब इसका जो आ था और इसका जो ऊ था, आ और ऊ मिलकर क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया स्वर संधि में कि कौन सा स्वर मिलकर कौन सा स्वर बनता है। तो ये हम जानते हैं कि आ और ऊ मिलकर बनता है ओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा दे दिए हा के बाद, तो ये हो गया आपका महोदधि, ठीक है। तो स्वर संधि में क्या था कि दोनों तरफ स्वर होने चाहिए, ठीक है। अब आइए आज व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है, इसका आप तीन तरीके के होंगे। एक देखिए, पहले उदाहरण को देखिए, दिक्गज, दिक जो है, दिक क के नीचे, ये क के नीचे ये जो दाग है इसको कहते हैं हलंत, ठीक है। हलंत का मतलब क्या होता है कि किसी अक्षर को आधा करना है। जैसे हम लोग पढ़े थे, स्वर संधि में ही पढ़े थे पहले वीडियो में कि क से लेकर ज्ञ तक जो है व्यंजन अक्षर है हिंदी में। अब व्यंजन अक्षर के कैटेगरी होते हैं, स्पर्श व्यंजन है और भी है, तो उसमें हम लोगों को नहीं जाना, हम लोगों को आज अक्षरों पर फोकस नहीं करना है। इतना जान लीजिए कि क से लेकर ज्ञ तक जो है व्यंजन अक्षर होते हैं। और व्यंजन अक्षर में क्या होता है कि व्यंजन अक्षर का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर आप क का उच्चारण करेंगे तो देखिए क, ख का उच्चारण करेंगे तो खा, मतलब इसके साथ आ निकल रहा है, इसका मतलब क के अंदर आ छुपा हुआ है। अर्थात व्यंजन जो भी अक्षर है वो उसके अंदर स्वर छुपे होते हैं, ठीक है। अब उस स्वर को अगर निकालना है आपको व्यंजन के अंदर से, तो हम क्या करते हैं, हलंत दे देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क से अब स्वर निकल चुका है, तो ये क्या हुआ, व्यंजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिग्गज में दिक, ये व्यंजन है, और इसका जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो है ग भी व्यंजन होता है, क ख ग घ, क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन। तो व्यंजन और व्यंजन ये दोनों मिल गए, मिलकर क्या बना आपका, दिग्गज। कैसे बनाइए ये बनाने का रूल मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर केवल देखिए व्यंजन और व्यंजन के मिल से ये शब्द बना दिग्गज। तो व्यंजन और व्यंजन, तो व्यंजन संधि किसे कहेंगे कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर, पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वो व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो भी व्यंजन हो। तो व्यंजन और व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि, ठीक है। दूसरा देखिए, पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है,
त व्यंजन है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर आ ये स्वर है, तो व्यंजन और स्वर का मेल हुआ, तो व्यंजन और स्वर के मेल से भी बनता है व्यंजन संधि। ठीक है, और ज़्यादातर यही होता है, 90% ऐसा ही होता है व्यंजन संधि। कभी कभी आप देखिएगा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो है, जैसे यहाँ देखिए अनु, अनु, उ, तो उ आ रहा है, अर्थात इसके अंदर स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर जो है वो है छ, छ क्या है, व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्वर और व्यंजन के मेल से भी व्यंजन संधि बनती है। जनरली जो है व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर या तो व्यंजन हो या फिर स्वर हो, ठीक है, तब होता आपका व्यंजन संधि। अब स्वर में क्या था कि स्वर संधि में कि दोनों ही अक्षर स्वर होंगे, तो ये फर्क है स्वर संधि और व्यंजन संधि में। स्वर संधि मतलब स्वर और स्वर का मेल, और व्यंजन संधि का मतलब होता है व्यंजन व्यंजन का मेल या व्यंजन स्वर का मेल। मतलब पहले शब्द में आपका 90% क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपका व्यंजन ही होता है, मतलब शुरुआत व्यंजन से ही होती है, उसके बाद में व्यंजन आए या स्वर आए। ठीक है, तो ये 3 नियम समझ लीजिए, या जो भी समझिए व्यंजन संधि को समझने का। तो ये हुआ आपका व्यंजन संधि। अब थोड़ा सा मैं ये जो अनुच्छेद वाला है, ये जो स्वर है यहाँ पर और उसके बाद छ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे से कोई अक्षर किसमें चेंज होता है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, तो इसको पहले समझिए। देखिए यहाँ पे अनु, अनु में क्या है, उ है, मतलब कि इस शब्द के पहले जो अक्षर है वो स्वर है। ठीक है, और स्वर के बाद यहाँ पर देखिए छ है, तो याद रखिएगा जब भी किसी स्वर के बाद छ आए तो उसका जो है ट्रांसफर जो होता है वो क्या होता है, वो जैसे है अनु तो अनु लिखा गया, और छेद है तो छेद भी लिखा गया। लेकिन ये जो स्वर के बाद छ आया है तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा अक्षर आ जाता है च, तो वो बन जाता है आपका अनुच्छेद। ठीक है, तो इस नियम को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं नियम बताऊंगा उसमें मैं ये आपको बताऊंगा नहीं, इसलिए इसको जान के रखिए कि जब भी कोई स्वर हो, स्वर के बाद छ आए तो क्या होता है, छ के पहले च बैठा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग व्यंजन संधि में एक्चुअली क्या है, व्यंजन संधि बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रिटिकल, आप समझेंगे बहुत ईजी है, ऐसी बात नहीं है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन इतने सारे ट्रांसफ़र होते हैं अक्षरों का कि त ल में बदलता है, त ज में बदलता है, और कोई अक्षर हो तो वो किस में बदलता है, वो उतना सारा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो याद रखने के हिसाब से ये क्रिटिकल है। स्वर संधि में भी कुछ चीज़ें याद हम लोगों को रखनी पड़ी थी कि अ और आ मिलकर क्या बनता है, अ और ई मिलकर क्या बनता है, लेकिन वहाँ कम था, और व्यंजन संधि में थोड़ा ज़्यादा है। तो याद रखने के दृष्टिकोण से व्यंजन संधि थोड़ा आपको टफ लगेगा याद रखने के दृष्टिकोण से, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से कोई टफ नहीं है। मैं समझाता जाऊँगा, आप इजीली समझेंगे। अब समस्या क्या होगी कि आप स्टूडेंट हैं, क्लास 9, 10 या 11, 12 के स्टूडेंट होंगे आप, तो इस उम्र में या स्थिति में आप इतना सारा दिमाग में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं स्वर संधि पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि स्वर संधि का आप अपने गाइड से या व्याकरण के किताब से 50-60 शब्दों का लिस्ट उठा लीजिए। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए नियम के हिसाब से, जैसे मैं समझाया था कि किससे क्या बनता है, और साथ ही साथ वो प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। तो 50-60 वर्ड जब आप घांट लेंगे तो देखिएगा कि आगे आपको उसी तरीके का मिलता जुलता अगर वर्ड मिले तो आप देखिएगा आप संधि कर पा रहे हैं। उसी तरीके से व्यंजन संधि में भी आप वही कीजिएगा कि आप कुछ व्यंजन संधि के शब्दों, व्यंजन संधि का चार्ट ले लीजिए व्याकरण की किताब में या आपका गाइड बुक में, उसमें से 50-60 को आप रीड कर लीजिए। तो देखिएगा आपको व्यंजन संधि का भी विच्छेद करना या विच्छेद दिया हुआ है तो उसको संधि बनाना, ये आपको लगभग आ जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के एग्ज़ाम में क्या है कि अगर आप 12 के हैं, क्लास 12 के वेस्ट बंगाल बोर्ड के, तो एग्ज़ाम में आप लोगों का जो है वो आपके चैप्टर से ही वर्ड, संधि वर्ड उठा के दिए जाते हैं, और उसको क्या करना पड़ता है, विच्छेद करना पड़ता है। नाम तक नहीं लिखना पड़ता है कि ये कौन सा संधि है, केवल दिया रहेगा कि संधि, इन संधि शब्दों का या संधि पदों का विच्छेद कीजिए, तो वो आपके चैप्टर से ही आता है। तो चैप्टर में आप लोग देख लीजिएगा जो जो संधि वर्ड है उन सब संधि वर्डों को का आप विच्छेद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम में जो भी जितना भी मार्क्स का आता है आपका संधि वो आपको मिल जाएगा। और
ज्ञान लेना है तो यहाँ ले लीजिए, और इस ज्ञान को आप भूल जाइए, लेकिन आप मतलब याद नहीं रखना है आपको, आप इसको केवल सीख लीजिए ताकि आप अज्ञानी न रहें, और भविष्य में अगर आपको कहीं पढ़ाना पड़े या और हायर स्टडी में आपका संधि का कोई काम आ रहा है तो वो ये वीडियो आपके लिए उस समय यूजफुल होगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग व्यंजन संधि का, जैसे स्वर संधि का कैसे क्या क्या मिलने से क्या बनता था, उसी तरीके से व्यंजन संधि का किस तरीके से कौन सा अक्षर किस में चेंज होता है, हम लोग अब एक एक करके उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, 6 का यहाँ मैंने नियम बता दिया, तो इसलिए 6 का नियम उसमें नहीं रहेगा। अब एक एक करके हम लोग उसका बढ़ते जा रहे हैं, और आप लोगों को ज़्यादा सुविधा होगी कि जब मैं यहाँ नियम लिखाऊँ आपको, तो आप कॉपी और कलम निकाल कर रखिए, एक एक नियम को लिखते जाइएगा और देखते जाइए, और मैं जब उदाहरण से आपको समझाता जाऊँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। या फिर आप पूरे वीडियो को पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, सारी बातें तो दिमाग से निकल जाएंगी, सारे नियम, तो आप दूसरी बार क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सारे नियम को लिख लीजिएगा, और आप अपने किताब से संधि का चार्ट निकालिएगा, और उन नियमों के हिसाब से संधि को आप क्या कीजिएगा, विच्छेद करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा, गारंटी है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन से अक्षर का किस अक्षर में बदलाव होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स दे दूँ आपको, जैसे यहाँ क्या था, क था, तो क क्या बदल गया, दिग्गज में दिक धन गज। यहाँ क्या हो रहा है कि द में छोटी दी और गज जैसे वैसे लिखा गया, और क जो था, क के जगह पे देखिए क्या आ गया, आधा ग, तो ये क से बनता है ग, तो क्यों बनता है, कब बनता है। ठीक है, ये अब एक एक करके हम लोग पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले इसको पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको उदाहरण से समझाता हूँ। पहला देखिए नियम, वर्ग का पहला अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलना। ठीक है, अब ये समझिए, वर्ग का पहला अक्षर, वर्ग को समझिए, जैसे हम लोग क ख ग घ अंगा, ये एक वर्ग हुआ, फिर च छ ज झ इया, ये एक वर्ग हुआ, मतलब एक ग्रुप हुआ। क का ग्रुप क से लेकर अंगा, छ का ग्रुप च से लेकर इया। ठीक है, तो वर्ग का पहला अक्षर, जैसे क वर्ग में पहला अक्षर क्या है, क, दूसरा अक्षर क्या है, ख, तीसरा अक्षर क्या है, ग। तो वर्ग का पहला अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलना, मतलब वर्ग का पहला अक्षर जो है वो उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। पहला नियम कब बदलेगा, ये ध्यान रखना होगा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या कोई स्वर आए, तो पहला वर्ण जो है वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब ये बहुत बड़ा हो गया, कंफ्यूजन हो गया, उदाहरण से समझिए। देखिए, दिक गज, दिक का जो वर्ड है उसका लास्ट अक्षर क्या है, क। ठीक है, क्या है, ये व्यंजन है। अच्छा, क वर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है। अब दूसरा जो वर्ड है वो है गज। ठीक है, गज का पहला जो अक्षर है वो क्या है, ग है, तो ये ग जो है क वर्ग का ही तीसरा अक्षर है। क वर्ग में पहला अक्षर क होता है और ग जो होता है वो तीसरा अक्षर होता है। तो यहाँ क्या कहा कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए, तीसरा या चौथा वर्ण, यहाँ तो क वर्ग का ही तीसरा वर्ण आया है ग, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ग के जगह पे दूसरे वर्ग का कोई ज आ जाए, या त थ द, त वर्ग का द आ जाए, मतलब किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आए। ठीक है, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद, ठीक है, किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग का पहला अक्षर क्या है, क है, तो इसके बाद तीसरा अक्षर आया है, देखिए क वर्ग का ग आया है। ठीक है, तो क्या होता है, त जो है, जो पहला जो अक्षर है वो उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। मतलब जो क है, क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ग होता है, तो क जो है वो ग में बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए, दिक है, हम इस क को निकाल दे, तो क्या होगा, द में छोटी दी, और इस ग को यहाँ से भी हटा रहे हैं। ठीक है, क्या है, गज, तो ये गज लिखें। अब ये जो क हटा, क के बदले यहाँ क्या बनेगा, क जो है पहला अक्षर है वर्ग का, तो ये तीसरे अक्षर में बदलेगा, उसी वर्ग का तीसरे अक्षर। तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, ग होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ग आ गया। और कौन सा ग हुआ, आधा ग, क्योंकि आधा क था, तो यहाँ क्या होगा, आधा ग, तो क्या हो गया, दिग्गज। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर दिक अंबर,
दिक में क वर्ग का पहला अक्षर है क, और इधर देखिए अंबर में पहला अक्षर क्या है आ क्या है, स्वर अक्षर है। आपके स्वर अक्षर में तो ग्रुप नहीं ना होते हैं कि अ वर्ग ब आ वर्ग, ऐसा तो होता नहीं है। ग्रुप किस में होता है, व्यंजन अक्षर में, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग। स्वर में तो ग्रुप नहीं होता, तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ क्या है, एक स्वर अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा गया था कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, तो ये क जो है क वर्ग का पहला वर्ण है, बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, या फिर कोई स्वर आए, या फिर कोई स्वर आए, तो यहाँ क्या है, एक स्वर आया है अ, तो क्या होगा, यही अक्षर जो है, जो क है, वो उसी वर्ग का तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो क क्या बन गया, ग बनेगा। क जो है वो किस में ट्रांसफर होगा, ग में ट्रांसफर होगा। तो क्या है, देखिए दिगंबर, ये अ को हटा दिए, ठीक है, अ को हटा दिए, क जो है क्या बन गया, ग बन गया। ठीक है, और आ जो इसमें था वो क के साथ आधा क था, तो आधा ग बनेगा, आधा ग में ये आ जो था वो मिक्स हो गया, तो पूरा ग हो गया, तो दिगंबर हो गया। ठीक है, तो क किस में बदला, ग में बदला। मजा आ रहा है ना। तीसरा देखिए यहाँ पे तत्भव, तत् क्या है, त जो है त वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, भा, भा में क्या, भा आ, मतलब भा यहाँ पे स्वर है, आ छुपा हुआ है। ठीक है, तो क्या बनेगा, त जो है, मैंने अभी क्या बताया कि अगर किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर आए, कोई स्वर आए, तो भा, ये भा तो भा, या फिर क्या बताया था, प फ ब भा, कि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर आए, तीसरा या चौथा आए। तो ये जो भा है ये प वर्ग का चौथा है, प फ ब भा। ठीक है, तो चौथा आया है, तो ये या जो है त जो है वो क्या बन जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, द, त था द। यहाँ देखिए त तद भव, भव जैसा था भव रहा, और ये क्या है, त जो था वो क्या बन गया, द बन गया, तद भव। ठीक है, तो ये पहला नियम हुआ। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे नियम में। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद, वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है, वर्ण के बाद न या म आए, तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, उदाहरण से फिर समझिए। देखिए यहाँ चित, त जो है वो त वर्ग का पहला वर्ण है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्या आया है, म। ठीक है, तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद म आए, ठीक है, याद रखना, म आए, तो वो जो वर्ग है, वो जो त है, जो त वर्ग का पहला अक्षर है, वो उसी वर्ग के त वर्ग के किस में बदल जाता है, पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा, त थ द ध न। तो त क्या है, वो किस में बदलेगा, न में। तो देखिए यहाँ पे त जो था वो क्या बन गया, न। मैं का मैं लिखा हुआ मय, चिन्ह में, ये च में छोटी ची हुआ, और त के बदले क्या लिखे, आधा न, चिन्ह में। समझ में आया। फिर पढ़िए, अब आप इसको पढ़िए, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद न या म आए, तो म आया था यहाँ पर, तो म आए तो क्या होगा, पहला वर्ण उसी वर्ग के, ये जो पहला वर्ण है त, उसी वर्ग के, त वर्ग के ही पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो त जो है किस में बदला, न में बदला। त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, न होता है। और दूसरा क्या था, न आए, यहाँ तो म आए, म का तो समझा दिया, अब न आए। तो यहाँ देखिए जगत, त पहला वर्ण, इस वर्ग का पहला अक्षर, यहाँ क्या है, न है, न। ठीक है, तो न आए तो भी क्या होगा, ये जो है, ये जो अक्षर है ये उसी वर्ग के पांचवें अक्षरों में बदल जाएगा। तो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, न, त के बाद त थ द ध न। यहाँ देखिए जग, जग हुआ, अगर तोड़े तो त को हटा दिए, त जो है वो आधा न बन गया, नाथ जैसे था वो नाथ रहा। ये जग, जग हुआ, ये जो आधा त था ये आधा न हो गया, जगन्नाथ। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं तीसरे नियम में। ठीक है, तीसरा देखिए, अभी तक 1 नंबर 2 नंबर हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग अलग था, याद करने वाला। अब तीसरे नंबर का जो है, इसमें क्या है, त संबंधी नियम। मतलब अगर त होता है किसी शब्द का अंतिम अक्षर, तो वो किस में चेंज होगा। अब तक हम लोग त का उदाहरण देखे थे पहला और दूसरे नियम में,
कि पहला, लेकिन वो दूसरे तरीके से देखे, तो उसमें क्या देखे थे कि पहला वर्ग का पहला अक्षर रहे तो उसमें त आया। च भी हो सकता, क भी हो सकता, प भी हो सकता है, तो त का उदाहरण हमने देखा था, तो वो एक अलग नियम था। अब यहाँ 3 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, 3, 4, 5 जो भी आगे हैं, तो उसमें देखेंगे त संबंधी नियम। व्यंजन संधि में त का बहुत ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो त संबंधी नियम में पहला नियम है कि त के बाद अगर ल हो तो त का ल हो जाता है, त जो है वो ल में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखो, त, उत, त, इसके बाद क्या है ल, तो ये जो त है वो किस में बदलेगा, ल में बदल जाएगा। तो देखो उल्लेख, ये लेख तो लेख जैसे वैसे ही है, और उ जो छोटा ऊ है छोटा ऊ है, और ये जो त था आधा त वो क्या हो गया, आधा ल हो गया। तो त किस में ट्रांसफर हो गया, ल में ट्रांसफर हो गया। तो एक उदाहरण ये हुआ उल्लेख, ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए उत्लास, ये उत, त के बाद ल है, त के बाद ल है ना, तो ये त के इसमें बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा, तो उल्लास, ठीक है। तो एग्जाम में आपका ये सब तो मतलब कि क्या बोलूँ, थ्योरेटिकल हो रहा है। एग्जाम में आपको ऐसा वर्ड दे देगा, संधि वर्ड दे दिया गया, ठीक है। अब संधि को कहेगा विच्छेद करो, प्रॉब्लम वहाँ होता है। संधि विच्छेद में पहले भी के वीडियो में मैंने बताया था कि संधि विच्छेद बहुत कठिन चीज़ होता है, अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है संधि विच्छेद में, ठीक है। तभी तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, टीचर लोग भी कहीं कहीं गड़बड़ कर। मुख्य समस्या होती है संधि पद का, संधि वर्ड का विच्छेद करना, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में आपको दे देगा उल्लेख, ये शब्द दे दिया, संधि दे दिया गया, अब इसका कहेगा विच्छेद करो। तो अभी दिमाग में आपको रखना है कि अगर आपका ला आधा ला है या ला है, तो ला किससे बनता है, ला किससे बनता है, उसके पहले अगर त हो, उसके पहले अगर त हो तभी ला बनता है ना, अभी पढ़ कर गए। तो अगर आपको ये याद है तो आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा। उल है तो ऊ करे की कर दिए, और जो आधा ला है वो क्या होगा, आधा ता होगा, और लेख तो लेख है ही, ठीक है, लेख तो लेख है ही, तो ये क्या हो गया, इसका संधि। अब आइए आपका त का एक दूसरा नियम 3 नंबर में पढ़े, त का ल हो जाएगा अगर ल है तो, ठीक है। हम लोग एक क्रम से पढ़ रहे हैं, त वाला, त संबंधी नियम, ठीक है। तो त के बहुत सारे नियम है, एक हुआ तो इसके पहले पढ़े। अब दूसरा है त का, कि त के बाद अगर ज या स हो, दंतिस सा, ठीक है, तो त का ज हो जाता है। इजी, इसमें कुछ समझाना क्या नहीं। उदाहरण देख लीजिए, सत, यहाँ क्या है, त है, और त के बाद देखिए ज है, तो त जो है वो ज बन जाएगा, तो ये त जो है ये ज बन गया। सत जन, ये स आया, ये त यहाँ आधा ज बना, और जो जन है ये जन रहा, सतजन, ठीक है, सज्जन। दूसरा उज्ज्वल, यहाँ त है, त के बाद क्या है, ज है, तो मैंने क्या कहा था कि त का ज हो जाता है। अगर त के बाद ज या स हो तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका त का जो है वो क्या बन जाता है, ज बन जाता है, ठीक है। त जो है वो ज बन जाता है, यहाँ त के बाद ज है तो क्या बन गया, ये ज बन गया, ठीक है। ज्वल जैसे है वैसे ज्वल रहा, ओके, क्लियर। अब आते हैं त संबंधी तीसरा नियम, ये दूसरा था, अब त संबंधी तीसरा नियम, ठीक है। पांचवा देखिए, त के बाद अगर ट हो या ड हो तो किसमें चेंज होगा, वो त जो है वो ट या ड में बन जाएगा। जैसे त के बाद ल है तो त क्या बन जाता है, ल बन जाता है। त के बाद अगर ज है तो त किस में बदल जाता है, ज में बदल जाता है। त के बाद अगर दंतिस स है तो वो भी आपका ज में बदलता है। और यहाँ पे क्या है, त के बाद अगर ट है या ड है तो त जो है वो ट बन जाएगा, त के बाद अगर ड है तो त जो है वो ड बन जाएगा। उदाहरण से समझिए, बृहत, यहाँ त है, त के बाद क्या है, यहाँ पे ट है, तो त के बाद क्या बोले थे, ट रहने पर वो क्या बन जाएगा, ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बृहत टीका, देखिए ट बन गया, त जो था वो क्या बन गया, ट बन गया, बृहत टीका। अच्छा, फिर त के बाद अगर ड हो, ड, तो जैसे उत त, यहाँ पे देखिए ड है, तो त जो है वो क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, तो उड्डयन, यहाँ पे ड आ गया, ठीक है। अब अगला आते हैं 6 नंबर। अब देखिए छठवां, ये थोड़ा सा समझिएगा, त के बाद श हो तो कौन सा सा, तालव्य श। तो दंतिस स रहने से मैंने क्या बताया था, ज बनता है, लेकिन तालव्य श रहने पे क्या होगा, वो वहां पे 2 चेंज होगा। एक जो त है, माने जो त है, त की जगह पर च हो जाएगा, ठीक है, आधा च, और जो श रहेगा वो श की जगह पर छ हो जाएगा। उदाहरण से समझो, देखिए उत, ये त है, त के बाद क्या है, तालव्य श है, तो ये जो त है वो च बनेगा,
त जो है वो च बनेगा, और जो तालव्य श है वो छ बनेगा। इसलिए देखिए उत्श्वास, यहाँ त जो है ये च बन गया, और ये तालव्य श है वो क्या, और श की जगह पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। जो तालव्य श था ये क्या हो गया, छ हो गया, उच्छ्वास। ठीक है, अब इसका उल्टा कर लो, आधा च बनना है, इसका मतलब त होगा, यहाँ पर त होगा, ऊ के बाद इसको हटा दे, आधा च को हटा के क्या करेंगे, त होगा, और यहाँ पर छ है आधा, तो छ कब बनता है, जब त के बाद तालव्य श होता है, तो तालव्य श होता है तो इसका मतलब यहाँ पर तालव्य श होगा, उत्श्वास। ठीक है, उत्श्वास, सॉरी संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन श्वास, उत धन श्वास। क्लियर। ठीक है, अब त का आप लोग अगला नियम देखिए। ठीक है, अब देखिए सातवां, त के बाद अगर च हो या छ हो तो त जो है वो च में बदल जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, त के बाद क्या है, च है। ठीक है, त के बाद क्या च है, तो त के बाद अगर च है तो ये जो त है वो किस में बदलेगा, च में बदलेगा, आधा च में। तो देखिए उत था, तो उत का हम उत लिए, उ लिए, और त जो है उसको क्या लिए, त जो है वो च में बदलेगा तो आधा च हो गया। चारण जैसे था वैसे का वैसा रहा, उच्चारण, उच्चारण। ठीक है, उसी तरह अगर त के बाद छ हो, कोई उदाहरण देख लीजिएगा, समय नहीं है, त के बाद छ हो तो क्या होगा, त जो है वो आपका च में ही बदलेगा। क्लियर। ठीक है, अगला ये 8 नंबर। अब देखिए 8 नंबर, त के बाद अगर ह हो तो त जो है वो क्या बन जाएगा, ध बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखो, त है, त के बाद क्या है, हित, हित का क्या है, ह है, तो ये जो त है वो क्या बन जाएगा, ध बन गया, जो त था वो क्या बन गया, ध बन गया। दूसरा उदाहरण देखिए, त है, त के बाद क्या है, बाद ह है, तो त जो है वो क्या बन गया, आधा ध बन गया, और साथ ही साथ ये द बन जाता हार। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो ये हो गया आपका त संबंधी जितने नियम थे कंप्लीट हुए। इसके बाद अब आएगा आपका म संबंधी नियम। म का भी व्यंजन संधि में एक अलग रोल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे त का एक एक पढ़े त संबंधी नियम में, अब हम लोग पढ़ेंगे म संबंधी नियम कि म होने से उसका चेंज किस में होगा। ओके, ठीक। अब देखिए म संबंधी नियम। ठीक है, यहाँ पर सम, म के बाद क्या है, स आया, तो म के बाद क्या बोले थे, या र ल व तालव्य स दंती स, किसी में से भी कोई अक्षर आए तो जो म है वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो स म को हटा दिए, म के जगह पर हम क्या दे दिए, ऊपर में अनुस्वार, असार जैसे लिखा हो वैसे सार है। ये स को लिखे, और जो म है वो अनुस्वार बन गया, और सार जो लिखा हुआ सार को उसी तरह से लिख दिया गया, संसार। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, सम स्मरण, म के बाद क्या है, दंती स है। ठीक है, तो म क्या होगा, वो बिंदु बन जाएगा, स के ऊपर आपका अनुस्वार आ जाएगा, और उसके बाद स्मरण जैसे वह स्मरण का स्मरण है। तीसरा देखिए, म है, म के बाद क्या है, ह है। ठीक है, तो म क्या होगा, ह आने से, मतलब य र ल व तालव्य स से लेकर आपका ह तक कोई भी अक्षर आने से वो क्या बनेगा, स अनुस्वार बनेगा। तो म जो है ये अनुस्वार बन गया, हार जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, संहार, संहार। ठीक है, इसके बाद आइए म का दूसरा नियम, ये पहला था। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, मैं जो जो यहाँ लिख रहा हूँ उसको आप लोग पेज के ऊपर नोट करते जाइए। ठीक है, या मान लीजिए नोट नहीं भी कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम ये होगा कि इतना कुछ बताने के बाद अब आप पढ़ते समय सोच रहे होंगे कि क्या बोले अभी सर, यहाँ पे किसके बाद क्या लगने से वो कंफ्यूज हो गए। तो सबसे बेटर होगा कि आप नोट कीजिएगा, नोट कर लिए, उसके बाद मैं जब उदाहरण में समझा रहा हूँ आपको तब आप अपने कॉपी से देखिए, कॉपी से देखकर उदाहरण को समझते जाइए, ये शायद ज़्यादा बेटर होगा। या फिर आप यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़िएगा
तो आपको ये उदाहरण समझ में आएंगे, आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप इसको 2 बार 4 बार देखिए, तो ये एक दिमाग में बैठ जाएगा, देखने से आपके दिमाग में बैठेगा। आप पढ़िएगा तो भूलिएगा। यहाँ पर उदाहरण के साथ मैं आपको समझाते जा रहा हूँ कि यह जो है, अगर माँ के बाद यह है या तालव्य है तो वो बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो ये आप देख रहे हैं, तो देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा मेमोराइज होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग माँ के बाद का। माँ का पहला नियम हुआ, इसके बाद माँ से संबंधी दूसरा नियम, ठीक है। अब माँ संबंधी दूसरा नियम, ठीक है। यहाँ देखिए, माँ के बाद मतलब ये जैसे माँ है सम, अब माँ के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आधा ध है, मतलब ध है, ठीक है। यहाँ क्या है, त है, तोस, यहाँ क्या है, क है, ठीक है। और सबके पहले क्या है, म है, मतलब माँ के बाद यहाँ ध, माँ के बाद यहाँ त, माँ के बाद यहाँ क, ठीक है। तो कह रहा है कि माँ के बाद क से लेकर माँ तक, क से लेकर माँ तक कोई भी व्यंजन आए, तो माँ जो है वो उस व्यंजन के 5वें अक्षर में बदलेगा। अब उस व्यंजन के जैसे यहाँ देखिए, ये माँ के बाद ध आया, तो ध किस में आता है, क से लेकर माँ के बीच में ही ना ध होता है, क ख ग घ अंगा च च ज ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प प ब भ म, तो ध जो है क से माँ के बीच में ही ना होता है। अच्छा, यहाँ पे त जो है, त है, त भी तो क से माँ के बीच में होता है। अच्छा, क है, क भी आपका क से माँ के बीच में ही आता है, ठीक है। तो क से लेकर माँ के बीच में अगर कोई भी व्यंजन रहे, किसके बाद, माँ के बाद, तो ये जो माँ है, ये उस व्यंजन मतलब कि जो व्यंजन यहाँ पर था, ये कौन सा व्यंजन है, ध है ये व्यंजन, ठीक है। इसी व्यंजन के 5वें वर्ण में बदलेगा। तो ये ध है, तो इसी व्यंजन वर्ग का 5वां वर्ण क्या होगा, त, थ, द, ध, न। तो इस वर्ग में ये जो पहला अक्षर है वो त है, और 5वां कौन सा है, न है। तो ये जो ध है इसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। इसका मतलब ध जो है वो 5वां अक्षर बनेगा, न बनेगा। तो देखिए यहाँ पे स आधा न, संध्या, ठीक। दूसरा ये त है, माँ के बाद क्या है, त है मतलब क से माँ के बीच में ही है त, तो ये त जो है उसी वर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। तो त थ द ध का 5वां अक्षर क्या होता है, न ही होता है। तो त जो है वो किस में बदल गया, न में बदल गया, संतोष। यहाँ देखिए, अहंकार, ठीक है, अहंकार, माँ के बाद क्या है, क है, क किस में आता है, क से माँ के बीच में ही आता है। तो क किस में बदलेगा, क उसी वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। तो क का वर्ग जो होता है उसमें क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंगा। तो क वर्ग का जो है, ये जो क है इसी वर्ग के 5वें में बदल जाएगा, मतलब अंगा बन जाएगा। तो क है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, अ ह, और ये अंगा कम या कार, कार, ये कार जो था कार हुआ, और उसके बाद म जो था वो क्या हो गया, अंगा बन गया, ये अंगा। क्लियर, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाला नियम। अब माँ का आपका दूसरा है, इसके पहले हम लोग माँ का एक पढ़े। अब यहाँ पर देखिए, माँ के बाद माँ आने पर माँ का द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब डुअलिटी, डबल। जैसे यहाँ देखिए, सम्मुख, माँ के बाद क्या है, माँ है, ठीक है। तो इसमें इसके पहले एक बार हम थोड़ा इस उदाहरण को देखिए, समस्मरण, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, माँ जो था वो अनुस्वार बन गया था, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना, माँ के बाद सा आए तो वो अनुस्वार बनता है, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, माँ जो होता है अनुस्वार में बदलता है, ठीक है। लेकिन अगर माँ के बाद माँ रहे तो वहाँ अनुस्वार नहीं होता, माँ के बाद माँ आने पर वही माँ फिर डबल यूज हो जाता है। सम्मुख तो सम ये माँ, सम्मति तो सम ये मति माँ, मैंने डबल आ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग आप लोगों का व्यंजन संधि कवर हुआ, ठीक है। और 2 एक है, वो उतना आप देख लीजिएगा अपने व्याकरण के किताब में। मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, जैसे मैंने स्वर संधि पढ़ाते समय कहा था कि आप अपना गाइड उठाइए या व्याकरण का किताब उठाइए, और जो भी संधि के लिस्ट है, स्वर व्यंजन का जो भी लिस्ट है, अभी तक मैंने आप लोगों को स्वर व्यंजन पढ़ाया, तो स्वर और व्यंजन के जितने जो लिस्ट दिया गया है आपके व्याकरण की किताब में, उसको आप पढ़िए, रटना नहीं है, आप उसको पढ़िए कि कैसे विच्छेद किया गया है। सम सार,
या संसार लिखा हुआ तो उसका विच्छेद कैसे हुआ? संसार। संसार लिखा हुआ तो उसका विच्छेद कैसे हुआ? संसार। ठीक है, तो इसको पढ़िए कैसे विच्छेद किया गया है? सम धन सार। ठीक है, ये विच्छेद ऐसा क्यों हुआ? तो थोड़ा सा अब वो आप कॉपी में नोट करके रखिएगा, पहले से मैंने जो नियम बताए उसमें देखिएगा कि यहाँ पर इस तरीके से विच्छेद होने का कारण क्या है। तो उसमें आपको एक नियम मिल जाएगा कि अगर म के बाद दंती स रहे तो म जो है वो अनुस्वार बन जाता है, अनुस्वार बन गया। ठीक है, म के बाद अगर दंती स हो तो क्या बन जाएगा? म अनुस्वार बन गया। तो ये म हटा दिया गया, ये म के बदले क्या कर दिया गया? यहाँ पर अनुस्वार दे दिया गया, तो ये क्या हो गया? संसार। ठीक है, संसार। तो इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा शब्दों को, संधि शब्दों को, तो आपको विच्छेद भी आ जाएगा। और दूसरी बात है कि जो नियम है आपको रटने नहीं पड़ेंगे, आपका एक अपने आप आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। आपको नियम रटना नहीं पड़ेगा, आप केवल संधि पदों को, जो संधि शब्द है उनको देखिए, उनका विच्छेद कीजिए। ठीक है, विच्छेद देखिए या विच्छेद किया हुआ है, ठीक है, तो उसका आप संधि वर्ड बनाइए, देखिए। तो ये उलट पलट कर कीजिएगा तो देखिएगा आपको नियम ऑटोमेटिकली बहुत सारे डाउनलोड हो गए आपके दिमाग में, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जितना नियम लिखाया गया, अब मैंने जितना पढ़ाया आपको सारा का सारा आपके दिमाग में हो। फिर एक बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के हिसाब से आप कुछ वर्ड का संधि पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप इसमें थोड़ा इजी फील कीजिएगा। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग संधि टॉपिक में बच गए आप लोगों का विसर्ग संधि। संधि का आप व्यंजन संधि आज देखने के पहले मैंने कहा कि आप स्वर संधि में जाइए, या संधि का जो पहला पार्ट 1 वीडियो बना था, संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद क्या है, वगैरह वगैरह, और स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के क्या क्या नियम है, उसको पढ़ते हुए आइए तो आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और फिर इसके बाद जब हम विसर्ग में जाएंगे तो इस वीडियो को मतलब ये जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 को देखने के बाद आप तीसरे विसर्ग संधि में जाइएगा। तो आज यहीं पे ख़त्म किया जाए वीडियो को। और चैनल में अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सचमुच का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर से ही रिलेटेड। ग्रामर मतलब यही जो पढ़ रहे हैं अभी, पार्ट 1 हुआ स्वर संधि, ये पार्ट 2 था आज, और इसी संधि का हम लोग पार्ट 3 लेकर आते हैं। ठीक है।